प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आप हमें कैसे कह सकते हैं हम कम्युनल हैं या हम नहीं हम मुसलमान हूँ बाहर लम्हा यहाँ मसरूफ एक तारे पासबानी हूँ। मुसलमान तो यकीनन हूँ मगर हिंदुस्तानी हूँ। तो नई नस्ल जानती भी नहीं कि जिन्ना कौन है। और अगर आप जिन्ना या पाकिस्तान के बारे में अगर हम हमसे कहते हैं तो इसका मतलब आप अपनी माँ की गाली दे रहे हैं। तो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं साहब वो नहीं पहन सकती है, इसका मतलब आप कल कह दीजिएगा कि बरसाती ये जो रेन कोट है, कोई लड़की रेन कोट पहनकर नहीं आएगी, भीग करके उसका बदन पूरा पानी से चिपक जाए, लोग उसको देखने तमाशा में क्या चाहते हैं। ठेले भर भर के पुलिस यहाँ आ रही है, गुंडागर्दी बिल्कुल जैसे हम शायर ना हो हम माफिया हों। अमित शाह वो दिन की रोशनी में टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं कि किसने किसने पलायन किया है कैराना में। तो हमने कहा वो कैराना में कहाँ ढूंढ रहे हैं। मैं इस 70 साल की उम्र में पलायन करने जा रहा हूँ और इस 70 साल की उम्र में अपना शहर, अपना गांव, अपनी बस्ती, अपना सूबा छोड़ना आत्महत्या करने के बराबर है। तो हम सिर्फ ये शेर पढ़ सकते हैं कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। आप ये नहीं सोच रहे कि मुल्क का नुकसान कितना, मुसलमानों को क्या नुकसान है। मुसलमान तो कल भी हवाई चप्पल पहन के घूम रहे थे, आज भी हवाई चप्पल पहन के घूम रहे हैं। किसी को घर मिला, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये लफ्ज़ हैं मुनव्वर राना साहब के। आज हमारे साथ मुनव्वर राना साहब खुद मौजूद हैं। कहते हैं उर्दू गज़ल में मुनव्वर राना साहब के आने से पहले सब कुछ था, महबूब था, साकी था, बगावत थी, सब कुछ था, लेकिन केवल माँ नहीं थी। मुनव्वर राना साहब ने अपने कलम से माँ के लिए बखूबी लिखा है। आज बाकी भूमिकाओं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए हम मुनव्वर राना साहब से ही जानेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जीते रहिए, खुश रहिए। सर हम इस इंटरव्यू की शुरुआत उस मुद्दे से करना चाहते हैं जो अभी पूरे देश में चल रहा है। अभी हमने देखा कि कर्नाटक के एक स्कूल से निकला हुआ मुद्दा है, हिजाब का मुद्दा पूरे देश में फैल गया है, चारों तरफ इसको लेके चर्चा हो रही। आप एक शायर हैं सर, आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है कि ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है ये। और ये जब इलेक्शन का ज़माना आता है तो हर पार्टी अपने अपने दांव चलती है। हर ज़माने में हमने अपने बचपन से सुनते आए कि जहाँ बहुत आपसी सौहार्द है वहाँ कहीं मालूम है कि गोश्त फेंकवा दिया गया, कहीं कुछ हुआ। तो बचपन से सुनते आए। जब अच्छा हम रायबरेली के रहने वाले, हमेशा वोट या तो प्राइम मिनिस्टर को दिया या सुपर प्राइम मिनिस्टर को। ज़ाहिर फिरोज गांधी माँ से लड़ते थे, इंदिरा गांधी माँ से लड़ती थी, सोनिया गांधी माँ से लड़ती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तमाशे तो होते रहते थे। लेकिन अभी जो जब से ये खासतौर से भाजपा सरकार आई तो इसने बड़े खेल करना शुरू कर दिए। तो ये इलेक्शन की वजह से ये सब है, हिजाब और ये जो सब पूरा निकला है। तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी और इस मुल्क में इस तमाशे का कोई मकसद भी नहीं है। अच्छा सर, अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज़ जब से हुआ है, तारीखों के ऐलान जब से हुए हैं, तब से चुनाव में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का मुद्दा आ गया है, जिन्ना का मुद्दा आ गया, कब्रिस्तान का मुद्दा आ गया है। इन मुद्दों पे आप क्या सोचते हो सर कि इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर इसका तो कोई मकसद ही नहीं है। और हमने तो बहुत बोला है, बहुत चैनल पर बहुत सब कुछ बोला। और हमसे तो हुकूमत इतनी नाराज़ रहती है कि हमारे ऊपर बहुत मुकदमे किए गए सब। हालांकि हम शायर आदमी हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। न किसी पार्टी की हमने एक कप चाय भी पी हो या कोई मेरा शौक भी नहीं। और इस 70 साल की उम्र में अब जाहिर सी बात है हम कब्र में जाने की तैयारी करेंगे कि नेता बनने की तैयारी करेंगे, तो नहीं है। लेकिन शायर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में जहाँ खराबियाँ पैदा हो रही हैं तो हमें टूकना चाहिए। शायर कवि, इसका रोल हमेशा से ये रहा है कि ये रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में बैठती है
और रूलिंग पार्टी की जो गलतियां होती बताती ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। पत्रकारिता का भी यही रोल होता है। एक तो होती है चाटुकार पत्रकारिता, वो तो जाहिर सी बात है कि आजकल तो बिल्कुल उसी पर पूरा मुल्क चल रहा है। तो पहले ज़माने में ये कहा जाता था, हिंदुस्तानी मुहावरा है कि जब किसी की मदद कीजिए तो अगर एक हाथ से कीजिए तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। जी। ये एक मुहावरा था हिंदुस्तान की, यही तमीज़ थी, ये हिंदुस्तान का कल्चर था कि चुपचाप अगर किसी के यहाँ कुछ भिजवाना भी है तो रात में जाके दे दिया, खाने का पीने का वगैरह वगैरह। एक ये हमारी सरकार है, योगी सरकार, नौकरी दे नहीं रही है, भीख दे रही है, उस पर भी अपना मोदी जी का फोटो छाप के दे रही है, और ऐलान भी कर दिया है कि 10 मार्च तक देगी। तो क्या 11 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश के लोग भूखे सोएंगे? ये तस्वीरें छपवा कर मदद करने का नाम होता है, ये मदद नहीं है, ये किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना हुआ, किसी की गरीबी को ख़रीदना हुआ, वोट के शक्ल में हो, जिस शक्ल में हो। या आप क्या हिंदुस्तानी की हैसियत यही रह गई है कि आप 1 किलो चना दे दें और 1 किलो नमक दे दें और 1 लीटर तेल दे दें? आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आप पूरी कौम को, पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क के इज्जतदार हिंदुस्तानियों को अगर आप भिखारी बनाए दे रहे हैं तो ये आपके लिए डूब मरने का मकाम है। तो बजाय इसके कि आप इसका कोई इंतज़ाम करें, आप कभी वो पाकिस्तान खोज देते हैं, कभी जिन्ना खोज दिया। अरे साहब, जिन्ना से वो अखिलेश यादव ने शायद नाम लिया था, भाई जिन्ना यादव नहीं था, जिन्ना तो मुसलमान था ना। जी। अखिलेश के कंधे पे रख कर के आप मुसलमानों को टार्चर कर रहे हैं। हमारी नई नस्ल जो है, हमारी 20 बरस 25 बरस के जो बेटे बेटी हैं, वो हमसे पूछते हैं कि पापा हु वाज जिन्ना। तो नई नस्ल तो जानती भी नहीं है कि जिन्ना कौन है। और अगर आप जिन्ना या पाकिस्तान के बारे में अगर हमसे कहते हैं तो इसका मतलब है आप हमें माँ की गाली दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप इतने बड़े बड़े नेता हैं और सब हैं, योगी हैं, उपयोगी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपका ये सलूक, आपका ये लहजा, आपकी गर्मी निकाल देंगे। अरे साहब, गर्मी तो सांडों ही निकाली जाती है, सांड नेता होते हैं, आदमी तो इस लायक नहीं है कोई भी। तो उसी तरह से हिजाब, ये जो कर्नाटक में जो भाजपा है वो वहाँ से अपना एक दुकान चलाती है। आप ये सोचिए कि अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि किसी गवर्नर का इंटरव्यू था, वो कह रहा था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड। सा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमने कहा वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, ये जैसे बुर्का या हिजाब जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे रेन कोट होता है। वो स्कूल के ड्रेस का कानून नहीं तोड़ रही है लड़की, वो एक तरीके से वो रेन कोट है। यानी अगर समाज से अपने आप को बचा और छुपा के कोई लड़की चल रही है, चाहे वो किसी बिरादरी की हो, किसी जाति की हो, तो उसका सम्मान करना चाहिए। कोई कॉलेज या स्कूल के अंदर तो वो ड्रेस पहन के नहीं घूम रही है ना। तो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं साहब वो नहीं पहन सकती है, तो इसका मतलब है आप कल कह दीजिएगा कि बरसाती ये जो रेन कोट है, कोई लड़की रेन कोट पहन कर नहीं आएगी, भीग करके उसका बदन पूरा पानी से चिपक जाए, लोग उसको देखें, तमाशा बनाए। आप क्या चाहते हैं? आप ये जिसको आप हिजाब कह रहे हैं वो एक रेन कोट है, तो आप उसको रेन कोट का मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसको किसी धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं। हिजाब का जो शब्दावली में जो इस्तेमाल है उसका मतलब है शर्म। तो आप उसको, ये कोई बुर्का तो है नहीं, ये तो हिजाब एक है। ये हिजाब शर्म जो है वो तो हर जात की लड़की में होती है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जी, जी सर। सर, चुनाव की ही बात हो रही है, तो पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान आपका था जो काफ़ी चर्चा में रहा। देश दुनिया में तमाम बातें हैं उस पे। जैसे आपने एक बयान दिया था कि अगर योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो मैं पलायन कर जाऊंगा। हाँ, तो नहीं, ये बयान। उसकी कहानी इस तरह शुरू हुई थी। ये बयान मेरा बहुत पुराना था, हमारे जी, ख्याल से जी। 7-8 महीने पहले। हुआ ये था कि मैंने किसी इंटरव्यू में, जैसे आपसे बात कर रहे जी, हैं, जी। किसी इंटरव्यू में हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि अगर ये हुआ कि साहब वो वैसे ही यहाँ भी वही कर रहे हैं जो बिहार में किया,
तो मैंने ये कहा कि अगर ओवैसी की बेवकूफ़ियों से अगर योगी फिर आ जाते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा। ये कहना था, मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी। फिर रोज़ मेरे ऊपर मुकदमे, अभी मैं कुछ बोलूं फ़ौरन एक मुकदमा, अभी मैं बोलूं दिन रात मालूम पुलिस ही घूम रही है। फिर मेरे लड़के पर एक FIR हुई, उसमें फिर पुलिस ठेले भर भर के पुलिस यहाँ आ रही है, तो बिल्कुल गुंडागर्दी, बिल्कुल जैसे हम शायर ना हो हम माफिया हों, ये सलूक हमारे साथ था। तो उसके बाद ही जब कोई बात हुई तो वो मालूम हुआ अमित शाह वो दिन की रोशनी में टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं कि किसने किसने पलायन किया है कैराना में। तो हमने कहा वो कैराना में कहाँ ढूंढ रहे हैं, मैं इस 70 साल की उम्र में पलायन करने जा रहा हूँ और इस 70 साल की उम्र में अपना शहर, अपना गांव, अपनी बस्ती, अपना सूबा छोड़ना आत्महत्या करने के बराबर है। और हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि जिस रायबरेली में हमारी 400 साला ख़ानदान की तारीख़ दफन है और तारीख़ के साथ साथ वहाँ 400 साल के हमारे बुज़ुर्ग वहाँ दफन कब्रिस्तान में, मुझे वो शहर छोड़कर यहाँ से अगर जाना पड़ जाए, ये हुकूमत के लिए शर्म की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मिर्ज़ा गालिब भी एक ही बार उन पर कोई FIR हुई थी, पकड़े गए थे। यहाँ तो रोज़ मालूम आए थे ये पकड़ वो पकड़ वो पकड़, बिल्कुल हंगामे। तो मैंने इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर योगी अगर आ जाते हैं फिर तो हम छोड़ के चले जाएंगे यहाँ। भाई हम रोज़ अब इस उम्र में थाने में बंद होना, पुलिस में जाना, ये करना वो करना, अब तो ये हिम्मत नहीं रह गई है। तो ये जो मेरा एक शेर ही है कि अब इस उम्र में कोई चॉइस नहीं होती है। जैसे एक गोद में जो बच्चा होता है उसकी कोई चॉइस नहीं होती है, जिसकी गोद में चला जाए। तो उसी तरह से हम जिस उम्र की कगार पे खड़े हैं तो हम सिर्फ ये शेर पढ़ सकते हैं कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। जी जी मुनव्वर राना सर, हमने कहीं पढ़ा था ये कि आपके वालिद जो थे बाकी आसपास के लोग पाकिस्तान, जब पार्टीशन के समय पाकिस्तान जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उसके मुझे याद है, मैं उस वक्त शायद 8 बरस का था। तो मेरी सब पूरा ख़ानदान चला गया था जी। और आप सोचिए कितना दुश्वार काम होगा जब एक पेड़ से सारे परिंदे उड़ जाएं और एक परिंदा कहे कि हम नहीं जाएंगे, कितना दुश्वार रहा होगा। तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। हमारी दादी ने पूछा कि तुम यहाँ करोगे क्या? तो मेरे वालिद ने कहा, ज़िद्दी थे, वही ज़िद मेरे अंदर भी आ गई। तो ख़ानदानी चलती है ना, ये भाई ब्लड चलती है। तो वालिद साहब ने हमारी दादी से कहा कि अम्मा हिंदुस्तान में कोई काम नहीं होगा, तो जो बुज़ुर्गों की कब्रें हैं वहीं बैठे रहेंगे और उसको झाड़ते हुए पोंछते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान से नहीं गए। एंड आई प्राउड कि मेरे बाप का ये फैसला जो है वो ऐसा था कि आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और वो हिंदुस्तानी नहीं जो सिर्फ जय श्री राम लगा दो नारा। अरे हम 97 बार सजदे में जितनी बार जाते हैं दिन भर में, 97 बार 97 टाइम इस मुल्क की मिट्टी को सजदा करते हैं और चूमते हैं। हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कौन होगा? ये RSS तो भाजपा कोई। तो हमारी तो रग रग में हिंदुस्तान भरा हुआ है। हम तो मरते भी हैं तो ये नहीं कहते हैं कि हमको वहाँ पहुँचा दो, हम तो कहते हैं यहीं दफन करो। अरब में लोग रहते हैं मरने के लिए, यहाँ आते हैं कि नहीं हम ओढ़ के मिट्टी सोएंगे अपने मुल्क की। तो आप हमको कह देते हैं आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, ये है, जिन्ना है, ये नॉनसेंस, शर्म की बात है। अगर किसी अच्छे मर्दों का कानून होता तो ऐसे लोगों को पकड़ के बंद कर दिया जाता जो किसी को आतंकी बोल रहे हैं। क्यों आतंकी बोल रहे हैं? अगर मैं आतंकी हूं तो मुझे बंद कर दीजिए आप, लेकिन अगर मैं आतंकी नहीं हूं तो उन कुत्तों को बंद कीजिए जो मुझे आतंकी कहते हैं। लेकिन एक तमाशा बना दिया है साहब, गेम हो रहा है पूरा। आप ये नहीं सोच रहे कि मुल्क का नुकसान कितना, मुसलमानों को क्या नुकसान है? मुसलमान तो कल भी हवाई चप्पल पहन के घूम रहे थे, आज भी हवाई चप्पल पहन के घूम रहे हैं। मैंने किसी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि हवाई चप्पल के कारखाने इसलिए चलते हैं कि मुसलमानों के पाँव भी होते हैं।
तो इसमें क्या है आप, लेकिन अननेसेसरी आप इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये जो मुसलमान है ये मर जाएंगे तो फिर आप हिंदुओं को मारना शुरू कीजिएगा, फिर दलितों को मार ही रहे हैं आप। अब इस हुकूमत में तो पंडितों को, बेचारों को दलितों की तरह उनको मारा पीटा लूटा छीना, ऐसा खौफ फैलाया कि जिस कौम का सम्मान होता था कि जो मंदिरों और मस्जिदों से जो मोहब्बत और एकता सिखाता है, यही पंडित सिखाता है। हमारे मदरसे में, यानी हमारे दादा वगैरह के जो मदरसे थे, उस इलाके के हिंदू पढ़ते थे और जिनका अपर क्लास जगह एडमिशन नहीं हो पाता था। और वहाँ उस हमारे रायबरेली में, हमारे इलाके में अब तो नस्ल नहीं रह गई, वो कहती थी कि रा से राम कहना तो हमको मौली साहब ने सिखाया है, यानी हमारे दादा ने। तो जाहिर सी बात है कि आप हमें कैसे कह सकते हैं हम कम्युनल हैं या हम नहीं, हम मुसलमान हूँ, बाहर लम्हा यहाँ मसरूफ़ एक कारे पासबानी हूँ। मुसलमान तो यकीनन हूँ मगर हिंदुस्तानी हूँ। मुनव्वर राना साहब, एक बात ये भी सोशल मीडिया पे हम लोग जब आ रहे थे इंटरव्यू करने के लिए, हमने लिखा तो ये तमाम लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी किया कि आपकी बेटी जो हैं उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और इसी वजह से कि आप वो कांग्रेस से हैं, इस वजह से आप भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। कई लोगों ने ऐसे सवाल हमारे तक भेजे हैं, तो वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। पहली बात ये है कि हमारी 5 बेटियां हैं। एक बेटी बिहार में है, भी आई है मेरी बेटी, बाढ़ में है। तो जब हमने शादी कर दी तो हिंदुस्तानी समाज के मुताबिक भी और दुनिया के कानून के मुताबिक अब उसका अपना जीवन है, वो समझें, उसके शौहर समझें, उसके घर वाले समझें। अब तो जो इन बेवकूफ़ों को जो कह रहे हों, उनको ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क में एक शब्द है कि लड़की पराया धन होती है। तो जो मेरे पास जो पराया धन था वो मैंने अदा कर दिया जिसका था। अब ठीक है वो, और मज़े की बात ये है कि वो लड़की छोटी वाली जो है वो तो कांग्रेस में उस वक्त से है जब यहाँ मोदी सरकार ही नहीं आई थी, 10 बरस से है वो उसमें। तो ये एक लड़की हमारी उसको समाजवादी करती है। हमने तो अपनी मिसेज से कहा, हमने कि चलो चलते हैं मोदी जी से बात करके तुमको भाजपा ज्वाइन करवा देते हैं, पूरा खानदान एक ही जगह लड़ ले, फैसला कर ले। तो ये बेवकूफ़ी की बात है, ये इसका कोई मकसद ही नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।